Welcome back, students. Welcome back to East to End platform. Myself, Rujan Bia. In earlier section, it was a part two. I just ended only with the two questions. It was due to a network issue. I just stopped up to two questions, which where I explained the Pascal's triangle and also about the and also about what? Yeah, and also about that mechanism of the chemophore oxidation, right? Yeah. Today we can start with the 23rd question. At last section we have completed up to 20 and 21st. So 21st and 22nd, and this section we can start with the 23rd. Okay, sorry for that. Today we can go with the 23rd question, where the question says that, look here, come to 23rd question, guys. It's simple. Okay, come here. Look here. Which of the following reacts with fastest with the NaOH with water? Okay, like what do you think? Can you see this like it's a base, right? Yeah, this is what is this OH minus, right? OH minus is a base, right? Yeah, base. See, now they have given the options of oxiranes only. Oxiranes, and oxiranes. What are oxiranes, guys? Oxiranes are the heterocyclic three-membered oxygen-containing heterocyclic compound, right? This is oxirane. Okay, oxirane. This is also called as epoxides. Okay, these are generally called as a oxirants, and this derivative are given with the option A, they are given oxirane, and option B, they are given a cis 2,3 dimethyl oxirane. क्या होता है भाई? cis 2,3 dimethyl oxirane क्या था? cis 2,3 dimethyl oxirane, right? Dimethyl oxirane. स्ट्रक्चर लिखो पहले, क्या है भाई? ऑक्सीजन का क्या था स्ट्रक्चर? सिस 2,3, मतलब ये तो पहला पोजीशन था, ये तो पहला पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, ये थर्ड पोजीशन है, मतलब कि थर्ड पोजीशन में सिस फॉर्म पे डाइमिथाइल अटैच हो जाएगा। डाइमिथाइल कोई भी ले लो, मतलब आपको बिलो द प्लेन CH अटैक करो और एबो द प्लेन, लेकिन सेकंड थर्ड कार्बन पे ऊपर दोनों साइड पे बिलो द प्लेन होना चाहिए, वरना तो एबो द प्लेन होना चाहिए। ठीक है, देखो अब हो गया। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, ठीक है, ये होता है सिस 2,3 डाइमिथाइल ऑक्सीजन। अब तीसरा कौन सा था? ट्रांस 2,3 डाइमिथाइल ऑक्सीजन, मतलब इसका ऑपोजिट है, मतलब कि ये था पूरा सिस, कंप्लीटली सिस था, और दूसरा था कौन सा है? कंप्लीट ट्रांस है, मतलब कि 2,3 पोजीशन पे एक पे ऊपर एब होना चाहिए और दूसरा के ऊपर बिलो होना चाहिए, है ना? देखो भाई, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाँ ये क्या था? ट्रांस था। कौन सा ट्रांस है भाई? ये ट्रांस 2,3 डाइमीथाइल ऑक्सीरेन, डाइमीथाइल ऑक्सीरेन था। ठीक है, अब चले कौन सा ऊपर? हाँ, ऑप्शन डी पे, बट क्या था? 2,2 3,3 टेट्रामीथाइल ऑक्सीजन, मतलब कि इसमें हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन नहीं है, सब कुछ मतलब हाईली सब्स्टिट्यूटेड होता है, हाईली सब्स्टिट्यूटेड हो चुका है, अभी हाईली सब्स्टिट्यूटेड हो चुका है। हाईली सब्स्टिट्यूटेड मतलब क्या है भाई? मतलब कि इसमें हाइड्रोजन का ऑप्शन ही नहीं है, हाइड्रोजन का बात ही नहीं कर रहा है इधर, इधर दोनों में हाइड्रोजन का बात ही नहीं कर रहा है। ठीक है, ठीक है भाई। हाँ देखो, दोनों में पूरा सब्स्टिट्यूट हो चुका है। हाँ अब देखो, अब भाई कौन सा मैकेनिज्म कर सकते हैं इसमें? मतलब देख, हमको पता है इसको हम बेस पे रिएक्ट करते हैं ना, हम इसको ऑक्सीरेंस को क्या करते हैं भाई? ऑक्सीरेंस को हम बेस था, कौन सा बेस था हमारे लिए दिया है? NaOH, है ना? NaOH मतलब कि क्या अटैक करेगा? OH माइनस अटैक करेगा, है ना? OH माइनस अटैक करेगा किसके ऊपर? ऑक्सीरेन के ऊपर अटैक करेगा। कैसे अटैक करेगा? कौन सा मैकेनिज्म आता है भाई? हाँ, इधर आता है SN2 मैकेनिज्म। कौन सा भाई? SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, आपको एक चीज ध्यान रखना है, SN2 मैकेनिज्म कैसे होता है? SN2 मैकेनिज्म होता है क्या भाई? कैसे होता है? अटैक होता है बैक से, अटैक है ना,
बैक साइड अटैक होता है। बैक साइड अटैक मतलब कि हमारा है स्टीरियो, क्या कौन सा स्टीरियो बनता है? ऑपोजिट स्टीरियो, मतलब कि एबो वाला बिलो हो जाता है, बिलो वाला अबो, मतलब कि न्यूक्लियोफाइल होता है ना, न्यूक्लियोफाइल ये बिलो से अटैक कर लेता है, एबो से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ठीक है, वही तो है ना। देख, इधर से इधर अटैक होता है, इधर भी बॉन्ड होता है। ठीक है, मतलब लेकिन आप एक ध्यान रखना है, यही से अटैक हो जाता है, मतलब ये तो सिमेट्रिक क्या है ना, वो और सिमेट्रिक, सो वो इधर से अटैक कर सकता है, राइट साइड भी अटैक कर सकता है और लेफ्ट साइड भी अटैक कर सकता है। लेकिन हमारे लिए क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन है कि कौन सा ऑक्सीजन फास्ट रिएक्शन दिखाता है, कौन सा रिएक्शन फास्ट रिएक्शन दिखाता है भाई? हाँ देखो कैसे बोलता है। नॉर्मली हमको पता है SN2 मैकेनिज्म है, बैक से अटैक है ना? हाँ, बैक से अटैक है, हमारा स्पेसिफिसिटी पता है। लेकिन इसमें कौन सा कंपाउंड ए बी सी डी में किसके ज्यादा रिएक्शन फास्ट होता है? फास्ट रिएक्शन कौन सा है इसमें? हाँ भाई देखो, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करने के लिए न्यूक्लियोफिलिक को कुछ जगह चाहिए ना, यू वांट सम स्पेस टू अटैक फॉर अ न्यूक्लियोफाइल। इफ देयर इज अ स्टीरिक हिंड्रेंस, इफ देयर इज स्टीरिक हिंड्रेंस इन अ मॉलिक्यूल, देन हाउ कैन अ न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक ऑन द कंपाउंड? देखो, is that nucleophile attacks easily for this? Do you think? If a nucleophile is a big, right? So what does it do? Does it attacks very easily? No, it's difficult. है ना? It is very difficult to attack for a hindered क्या भाई? Hindrance है इसमें, hindrance है, steric hindrance है, समझ रहे हो? इसमें क्या है भाई? स्टीरिक हिंड्रेंस हो रहा है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करना है? इसके लिए हम ये काम कर रहे हैं कि स्टीरिक हिंड्रेंस हो रहा है, इसलिए हमको देखना है कौन सा इजी है, कहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं है। स्टीरिक हिंड्रेंस इसमें नहीं है भाई, स्टीरिक हिंड्रेंस इसमें नहीं है, मतलब कि हमारा आंसर होगा ए वाला पार्ट। समझ रहे हो आपको? हाँ भाई देख, हमारा ऑप्शन है ए। क्यों भाई? क्योंकि इसका स्टीरिक लेस स्टीरिक हिंड्रेंस है, लेस स्टीरिक हिंड्रेंस। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा ना? हाँ देखो, इसको आगे भी देख, आगे भी बता देता हूँ, मतलब कौन सा रिएक्शन, कैसे रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे चलता है इसका। रिंग ओपनिंग रिएक्शन होता है ना, OH माइनस, मतलब कोई भी न्यूक्लियोफाइल हो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ले लो, ठीक है, अटैक कर लेता है, बॉन्ड ब्रेकिंग होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग होके इधर OH बन गया, इधर H+ बन गया, और हमारे पास था वाटर था, सॉल्वेंट सिस्टम है, सॉल्वेंट सिस्टम है, इसके लिए हम क्या कर लेता है, OH को यूज कर लेंगे। हमारे लिए आंसर मिल गया, क्या आंसर मिल गया भाई? हमारे लिए मिल गया ट्रांस डाइहोल, है ना भाई? ट्रांस डाइहोल मिल गया, बस। सिंपल सिंपल, हमको रिएक्शन बहुत सिंपल है, लेकिन कंडीशन क्या था? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। न्यूक्लियोफिलिक करने के लिए क्या है? न्यूक्लियोफिलिक आराम से अटैक करना है, कोई दिक्कत ना हो इसमें। लेकिन दिक्कत कहां पे होता है? कब ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड हो गया ना ऑक्सीजन, उस टाइम पे दिक्कत होता है। लेकिन हमारे ऑप्शन ए में दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि इसमें सब्स्टिट्यूशन ही नहीं है। लेकिन ऑप्शन डी में बहुत सारा सब्स्टिट्यूशन है, इसलिए हम लेता है ऑप्शन ए, बस। देखो, ठीक है, ठीक है भाई, देख लो आप लोग एक बार। चले, हम चलेंगे अभी कौन सा ऊपर? हाँ, 23rd हो गया, हमारा ऑप्शन था ऑप्शन ए। ठीक है, चले, चले 24th के ऊपर। क्या भाई, व्हाट इज 24th? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कीटो एंड इनोल टॉटोमर्स? हाँ भाई, हमको पता है ना, कीटोल क्या है, इनोल टॉटोमरिज्म होता है ना, उसमें क्या चेंज होता है? एक हाइड्रोजन का शिफ्ट होके चेंज होता है, एक हाइड्रोजन शिफ्ट होके चेंज होता है ना, उसको बोलता है हम क्या है, टॉटोमेरिज्म हो रहा है। लेकिन हमको एक चीज ध्यान रखना है, वो स्टीरियो आइसोमर्स नहीं बनता है। स्टीरियो आइसोमर्स के क्या होना चाहिए? स्टीरियो आइसोमर्स के दोनों का सब्स्टिट्यूशन, दोनों का स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए। लेकिन स्टीरियो आइसोमर्स पे कब स्टीरियो आइसोमर बनता है? कब उसका अबो प्लेन बिलो प्लेन उसका चेंज हो जाता है, मतलब
कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होना चाहिए, कॉन्फॉर्मेशनल चेंज, लेकिन इसमें क्या चेंज हो रहा है भाई, इसमें बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ठीक है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज हो रहा है, मतलब कि एक बॉन्ड ब्रेक होके दूसरा बॉन्ड बन चुका है ना। हाइड्रोजन बॉन्ड एक कार्बन के साथ था पहले, अब ये क्या बन गया, अभी ऑक्सीजन के साथ जाके जुड़ रहा है, इसका मतलब कि उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज हो चुका है, कॉन्फॉर्मेशन चेंज नहीं है, डिफरेंट कॉन्फॉर्मेशन ऑफ द सेम कंपाउंड वो भी नहीं है। स्टीरियो केमिस्ट्री पे कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होता है, क्या होता है भाई, स्टीरियो आइसोमर्स पे कॉन्फॉर्मेशनल कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होता है, ठीक है। देखो और रेजोनेंस फॉर्म भी नहीं है, हम लिख लेंगे, स्ट्रक्चर लिख लेंगे, आप देखो, आप बहुत सारा इनॉल कीटोन फॉर्म देखा होगा ना, हम एक लिख लेंगे, कोई क्या दिक्कत है इसमें, एक तो लिखते हैं ना, हम बहुत सारा नहीं लिख दिखता है, एक लिख लेंगे, इसमें क्या है भाई। ओह, देखो भाई क्या था, CH2 था, और इसको इधर लिख लेंगे, ये समझ आ जाएगा इजीली आपको, है ना। उसके बाद इधर का डबल बॉन्ड बन चुका है, और CH2 बॉन्ड कैसे बन गया भाई, हाँ, जुगाड़ का काम किसका है, ऑक्सीजन का है जुगाड़ का काम, क्या करता है, हाइड्रोजन को लेता है, और क्या करता है, हाइड्रोजन को लेके डबल बॉन्ड इधर बन लाता है, और इसको इधर बन जाता है, मतलब कि दोबारा हमारा ये इनॉल फॉर्म हो गया, सॉरी, ये क्या फॉर्म हो गया भाई, कीटो फॉर्म है ना, कीटो फॉर्म हो गया, ये क्या फॉर्म हो गया, इनॉल फॉर्म हो गया। ये कौन सा रिएक्शन है भाई, ये टॉटोमेरिज्म है ना, ये टॉटोमेरिज्म हो चुका है, मतलब कि इसमें क्या हो चुका है, इसमें पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन है ना, देखो पहले कहा था पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इस जगह पे था पहले, उसके बाद क्या हो गया, इस जगह पे था हाइड्रोजन, अभी ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो गया, मतलब कि उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज हो गया, क्या चेंज हो गया भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज, कौन सा चेंज, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज हो गया, इसके लिए हम बोलते हैं इसको कौन सा आइसोमेरिज्म, इसके लिए हम बोलते हैं इसको कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, ठीक है भाई, बस देखो एक कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म हो गया, बस हमारा इतना सिंपल क्वेश्चंस पूछता है ना, हम कर सकते हैं, लेकिन एक एक टाइम पॉइंट ऑफ व्यू में ना बहुत दिक्कत हो जाता है क्वेश्चंस, लेकिन उसको हम दिमाग को यूटिलाइज करके कुछ तरीका यूज करके हम करा सकते हैं, लेकिन इतना तो दिक्कत नहीं होते, लेकिन फिर भी हम कोशिश तो कर लेते हैं ना, कर सकते हैं हम, ठीक है, देखो ये वाला आंसर मिल गया, इसके लिए हमको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए बस, रेजोनेंस तो नहीं है ना भाई, देखो रेजोनेंस के लिए क्या होता है भाई, रेजोनेंस होता है कब डबल बॉन्ड को शिफ्ट होने वाला तो रेजोनेंस बोलता है इसमें, लेकिन डबल बॉन्ड तो शिफ्ट ही नहीं हुआ था, है ना। देखो डबल बॉन्ड कब कब रेजोनेंस होता है भाई, देखो इसमें चांसेस है ना, डबल बॉन्ड इधर आके मतलब ऐसे चांसेस है, लेकिन इसको बोलते हैं रेजोनेंस, लेकिन रेजोनेंस इधर नहीं हो रहा है ना। चले कॉन्स्टिट्यूशन आइसोमेरिज्म हो गया, हमारा आंसर मिल गया, है ना। चले हम चलेंगे अभी कौन सा क्वेश्चन के ऊपर, हाँ लुकास रीजन के ऊपर, चला आजा भाई। लुकास रीजन क्या भाई, क्या करता है, मतलब लुकास रीजन का क्या काम है भाई, लुकास रीजन का, हाँ देख लो क्या काम है लुकास रीजन का, भाई लुकास रीजन क्या करता है, नॉर्मली हमको पता होना चाहिए ना, लुकास रीजन कौन सा है, लुकास रीजन का काम क्या है ना। देख लो पहले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, लुकास रिएजेंट इज, है ना, लुकास रीजन कौन सा है, वही तो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या भाई लुकास रीजन का काम,
हाँ भाई, पहले हमको लूकास रीजन कौन सा है उसके बाद उस काम पढ़ लेंगे पहले। लेकिन लूकास रीजन कौन सा है भाई? लूकास रीजन का काम है और उसका नाम है, मतलब उसका रीजन कौन सा होता है भाई? लूकास रीजन को, इसको ध्यान में रखना है। ये कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन इसका आंसर है नॉर्मली जिंक क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl है। मतलब कि जिंक क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl कहाँ पे भाई? देखो, जिंक क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl ही होना चाहिए, ठीक है। ये क्या काम करता है भाई? अभी लूकास रिएजेंट, लूकास रिएजेंट है ना, डिस्टिंग्विश करता है। क्या डिस्टिंग्विश करता है? लूकास रिएजेंट डिस्टिंग्विश करता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल्स को, ठीक है। हम उसको भी डिफरेंशिएट कैसे करता है पढ़ लेंगे उसको भी, क्योंकि हमारे लिए सभी थियरी जानकारी होता है। अभी हमारे लिए पूछा है लूकास रिएजेंट क्या काम, लूकास रिएजेंट का क्या है, मतलब उसका रीजन क्या है। लेकिन हमको क्या पता, हमारे आगे वाला एग्जाम पे पूछ सकता है डिस्टिंग्विश अमंग बाय लूकास रीजन, मतलब मैजाफोलिन देख के हमको फर्स्ट प्राइमरी अल्कोहल्स के क्या रीजन आता है, सेकेंडरी अल्कोहल डिस्टिंग्विश करने के लिए क्या रीजन है, थर्ड डिग्री अल्कोहल डिस्टिंग्विश करने के लिए क्या रीजन है, उसको पढ़ना होता है ना। हाँ भाई, ऐसे भी पूछ सकता है, एनालिटिकल पे कुछ भी पूछ सकते हैं ना भाई। हाँ, इसलिए हम क्या करना है, पहले लूकास रीजन के बारे में पढ़ लेंगे। उसका 3-4 रिएक्शन है, 3 ही रिएक्शन है, कुछ नहीं है, आपको ज्यादा रिएक्शन नहीं है। मतलब नॉर्मली हमको ध्यान रखना है प्राइमरी अल्कोहल के लिए क्या होता है, सेकेंडरी अल्कोहल के लिए क्या आता है, टर्शियरी अल्कोहल के लिए क्या होता है। बस देखो, कॉलम बना के मैं आपको बता देता हूं क्या क्या होता है इधर, ठीक है। देखो भाई, पहले था किसके लिए, प्राइमरी अल्कोहल के लिए क्या होता है, सेकेंडरी अल्कोहल के लिए क्या होता है, टर्शियरी अल्कोहल के लिए क्या होता है। हाँ भाई देखो, पहले एक चीज ध्यान रखना है, क्या 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 चीज, किसके लिए लुकास यूज यूज होता है। लुकास रीजेंट यूज होता है डिस्टिंग्विशिंग ऑफ, डिस्टिंग्विशिंग ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है भाई। लुकास रीजेंट यूज होता है डिस्टिंग्विशिंग ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स। देखो पहले देखो, प्राइमरी अल्कोहल का क्या काम होता है, एक प्राइमरी अल्कोहल है ना। हाँ भाई, प्राइमरी अल्कोहल है। अब क्या कर लेता है, हाँ, जिंक क्लोराइड द प्रेजेंस ऑफ HCl, वाटर निकाल के हमारा मिल जाता है CH2, है ना भाई। क्या मिलता है, CH2Cl मिलता है ना। कहां से निकल गया, हाँ, ए वाला निकाल के हमारा Cl अटैक हो चुका है। लेकिन ये क्या है भाई, क्या होता है एक्चुअली इसमें PPT, मतलब प्रेसिपिटेट, मतलब टर्बिडिटी आता है। कैसा टर्बिडिटी, क्लाउडनेस, क्लाउड होता है ना, वो वाला टर्बिडिटी आता है। क्लाउडनेस टर्बिडिटी आता है कब, कितने टाइम के बाद, मतलब कि आप लूकास रीजन ऐड किया प्राइमरी अल्कोहल के ऊपर, कितने टाइम के बाद क्लाउडनेस आता है भाई। हाँ, क्लाउडनेस आता है अपीयर्स ऑन ईटिंग, आप ईटिंग करने के बाद आता है, अपीयर्स ऑन ईटिंग, ठीक है। क्लाउडनेस कब आता है भाई, अपीयर्स ऑन ईटिंग प्राइमरी अल्कोहल के लिए। देखो सेकेंडरी अल्कोहल में क्या कैसे आता है, सेकेंडरी अल्कोहल पे, ठीक है, उसको भी लुकास रीजेंट है, लुकास रीजेंट LR लिख देता हूं, ठीक है। सेम ही है, पानी निकल जाता है इधर, ठीक है। हमको क्या मिलता है, हम हमारे लिए दोबारा सेम ही है, क्लाउडनेस आता है कब, अपीयर्स आफ्टर 5 मिनट्स, मतलब कि क्लाउडनेस कब आता है भाई, क्लाउडनेस आता है आफ्टर 5 मिनट्स, आफ्टर 5 मिनट्स। हाँ, मतलब कि अभी लुकास रेंज ऐड किया हमने कहाँ पे, सेकेंड अल्कोहल के ऊपर, 5 मिनट के बाद हमारा क्लाउडनेस आता है ना। 5 मिनट के बाद
हमारा क्लाउडनेस आ जाता है। इसका मतलब कि 5 मिनट के बाद आ गया तो उसको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, वो है हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है। क्या भाई? वो है हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है। ठीक है, अब देखो, अब है हार, अब टर्शियरी अल्कोहल कर रहे हैं ना। हाँ देखो भाई, टर्शियरी अल्कोहल के क्या भाई, टर्शियरी अल्कोहल के लिए R3M CH है, CH होता है क्या? नहीं भाई, COH है बस। अभी क्या हो जाएगा, अब हमारे लिए हम क्या कर सकते हैं अभी, COH है मतलब कि R ग्रुप है, हो गया है। उसके बाद हम लुकास रिएजेंट ऐड कर लेंगे, निकल लेंगे वाटर को, है ना। अब क्या आ जाएगा, अब आ जाएगा R3CCl। हाँ अभी आ गया दोबारा, अभी भी क्लाउडनेस आता है, लेकिन कौन से टाइम के बाद, क्लाउडीनेस आता है कब, कितना टाइम के बाद क्लाउडीनेस आता है भाई? हाँ आता है इमीडिएटली। देखो भाई, इतना सिंपल है ना। देखो, पहले आप डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं, पहले आप फर्स्ट डिग्री अल्कोहल ले लो, ठीक है, फर्स्ट डिग्री अल्कोहल लेके थोड़ा लुकास एजेंट ऐड करो। अभी तुम्हारा क्लाउडीनेस टर्बिडिटी नहीं आता है, कब आता है, उसको हीट करना है, हीट करने के बाद ही हमारे लिए क्लाउडीनेस आता है। ठीक है, अभी सेकेंड अल्कोहल को क्या बात है, सेकेंडरी अल्कोहल को हीट करने की जरूरत ही नहीं है, 5 मिनट के बाद आ जाता है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। टर्शियरी अल्कोहल कब आता है भाई, टर्शियरी अल्कोहल के टाइम ही नहीं लेता है, तो एक ड्रॉप, एक 2 ड्रॉप्स ऐड कर लेते हैं लुकास रिएजेंट, आ जाता है, जल्दी आ जाता है बस। चलो भाई, ठीक है, आपको कुछ जानकारी मिला होगा है ना लुकास रिएजेंट के बारे में। ठीक है, अब चलेंगे हम, ठीक है, डिस्टिंग्विश ऑफ वन फर्स्ट डिग्री सेकंड एंड थर्ड डिग्री अल्कोहल था लुकास रिएजेंट। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, चले, हम चलेंगे किसके ऊपर भाई, अब चलेंगे हम 26 के ऊपर। ठीक है, 26 क्या पूछ रहा है भाई, देखो एक बार क्वेश्चन पढ़ो, क्या हो रहा है 26 पे, 26 पूछ रहा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग एनायन। भाई आपको पता है ना, एसिडिक के लिए क्या होना चाहिए था, कॉन्जुगेट बेस स्टेबल, नेगेटिव चार्ज होता है ना कॉन्जुगेट, एसिडिटी के लिए कॉन्जुगेट बेस होता है ना, उस कॉन्जुगेट बेस का नेगेटिव चार्ज होता है ना, वो पूरा स्टेबल होना चाहिए। नेगेटिव चार्ज कब स्टेबल हो जाते हैं ना, उस एसिड का, उस प्रॉपर एसिड का वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाता है। लेकिन हमारे लिए बेसिटी होना चाहिए, हमको पता है एसिडिटी और बेसिटी दोनों अलग अलग चीज है ना, इसलिए हमारा अभी नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं होना चाहिए। क्या भाई, स्टेबल नहीं होना चाहिए, स्टेबल हो गया तो वो ज्यादा एसिडिक हो जाता है, स्टेबल हो नहीं हो गया तो वो बहुत बेसिटी हो जाता है। ठीक है, अब देखो, ठीक है भाई, अब चलेंगे हम कहां पे, ऑप्शन पे ऊपर कौन सा दिया है भाई, देखो CH3COH है और OH माइनस है और CH3O है। ठीक है भाई, इसको हम देख लेंगे, इसको हम देख लेंगे क्या है भाई। ठीक है, एक बार इसको हम देख लेंगे कैसे होता है कैसे नहीं होता है। देखो, पहले था CH3 होता, O माइनस था, ठीक है, नेगेटिव चार्ज है इसके पास। अब इसको देखो, ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल है क्योंकि रेजोनेंस हो रहा है इधर। देखो, अभी अभी मैं बात किया था, रेजोनेंस क्या होता है ना, यही रेजोनेंस होता है ना। हाँ भाई देखो, अभी स्टेबिलिटी आ गया, ये तो स्टेबल है, बहुत स्टेबल है, स्टेबल। नेगेटिव चार्जेस स्टेबल हैंड हैंड्स, हम बोल सकते हैं लेस बेसिक, क्या भाई, लेस बेसिक एंड मोस्ट मोर एसिडिक, मोर एसिडिक लेस बेसिक। ठीक है, अब कौन सा था और दूसरा कौन सा था, दूसरा था CH3CO माइनस, CH3 CH3O माइनस था। ठीक है, अब दूसरा था, एक पहला है ऑप्शन ए मान लेंगे, हमको नहीं पता कौन सा ऑप्शन है, लेकिन हम मान लेंगे उसको, क्या है अब, क्या लेना देना है इसमें, हमको क्या चाहिए, हमको मेनली चाहिए आंसर, है ना, बस देख लो।
अभी CH3 O माइनस है। हाँ, अब देखो कंपटीशन आ चुका है किसके ऊपर, OH माइनस और CH3O माइनस। हाँ भाई, इसको हम पीके वैल्यू लिख लेता हूं मैं। आपको पीके वैल्यू से आपको जानकारी मिल सकते है ना, क्योंकि पीके वैल्यू से हम बोल सकते हैं कि कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है ना। देखो इसका पीके वैल्यू होता है 14, इसका पीके वैल्यू होता है इसका पीके वैल्यू होता है 16 to 18। भाई समझ गए आपको। हाँ देखो, मतलब कि आपको पीके वैल्यू में क्या लेना है भाई। भाई पीके वैल्यू ना डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी है, मतलब कि आपका पीके वैल्यू ज्यादा हो गया ना, एसिडिटी ज्यादा होता है। मतलब कि अभी देख, पीके CH3COO माइनस का पीके वैल्यू कितना भाई। हाँ, इसका पीके वैल्यू क्या हो गया, ज्यादा हो गया, मतलब कि ये एसिडिक बन रहा है, ये एसिडिक बन रहा है ना। ये क्या बन रहा है, ये बेसिक बन रहा है। ठीक है भाई, समझ रहे हो आपको। हाँ भाई, हमको पीके नहीं, हमको पीके वैल्यू हमको पता है 16 to 18 होगा, इसका तो 14 है। लेकिन एग्जाम टाइम के आपके लिए पीके वैल्यू नहीं देता है ना। उस टाइम पे क्या कर लेंगे हम। हाँ, उस टाइम पे देखो, कब भाई, नेगेटिव चार्ज पूरा अवेलेबिलिटी नहीं होना चाहिए, मतलब कि अवेलेबिलिटी होना चाहिए ना बेसिक के लिए। हाँ, बेसिसिटी के लिए अवेलेबिलिटी होना चाहिए, लेकिन CH3CO माइनस CH3O माइनस में अवेलेबिलिटी नहीं हो रहा है। क्यों भाई, क्योंकि CH3 ना एक ज्यादा बड़ा है, H छोटा है, मतलब कि अवेलेबिलिटी होता है ना, एक घूमते रहता है ना। नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन के पास, नेगेटिव चार्ज का ऑक्सीजन ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है, ये इधर नहीं चलता है, नहीं चलता है। लेकिन ड्यू टू द लार्ज साइज ऑफ CH3 है ना, द लार्ज साइज ऑफ CH3, ये क्या होता है, इसका बेसिसिटी डिक्रीज होता है। बेसिसिटी क्या होता है भाई, ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ द CH3 ग्रुप बेसिसिटी डिक्रीज होता है। लेकिन H का साइज है कम है, H का साइज क्या भाई, लेस साइज है, H लेस साइज है, इसका है मोर साइज है। समझ रहे हो। हाँ भाई, समझ रहे हो। बस देखो, आपको दो तरीका मैं बोल चुका हूं। मैं बोल चुका था पीके वैल्यू से आप फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि पीके वैल्यू डायरेक्ट प्रोपोर्शनल एसिडिटी है, ये हमको पता है। हाँ, अभी पीके वैल्यू 16 to 18 है, किसका है, CH3O माइनस का, मेथनॉल का। लेकिन मेथनॉल तो एसिडिक बन चुका है, लेकिन हमारे लिए मोर बेसिक चाहिए। मोर बेसिक कौन सा है भाई, मोर बेसिक है, हम ऑर्डर लिख लेंगे इधर, ऑर्डर लिख लेंगे है ना। OH माइनस है मोर बेसिक, उसके बाद हम इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख लें, डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख लें, दोनों कन्वर्ट कर लेंगे बाद में। पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख लो, पहले CH3, पहले OH माइनस है, उसके बाद CH3O माइनस है, उसके बाद आता है CH3COO माइनस। ठीक है भाई, ये होता है हमारा बेसिटी ऑर्डर। क्या हो भाई, बेसिटी ऑर्डर। ठीक है, चले हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। हाँ भाई आजा, क्या था हमारा आंसर, देखो हमारा ऑर्डर कौन सा आया था ऑर्डर। देखो भाई, ऑर्डर कौन सा आया था, देखो पहले OH था, उसके बाद CH3O माइनस था, उसके बाद CH3CO माइनस था। मतलब कि हमारा ऑप्शन में कहा भाई, हमारा ऑप्शन में कहा है, देखो ऑप्शन कौन सा था, ऑप्शन है हाँ ऑप्शन सी। देखो भाई, ऑप्शन सी में हमारा बेसिटी किसका ज्यादा है, OH माइनस का, उसके बाद CH3CO माइनस का, उसके बाद CO3CO माइनस का। ठीक है, समझ रहे हो आपको। बस भाई, बेसिटी इतना ही है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, आपको नॉर्मली दो चीज ध्यान रखना है। पहले आप डायरेक्टली एसिडिटी फाइंड कर सकते हैं, है ना। पहले एसिडिटी फाइंड कर सकते हैं, किसका है, पहले CH3CO माइनस का और CH3O माइनस का और OH माइनस का, इस दोनों में स्टेबिलिटी किसमें है उसको देख ले। पहले स्टेबिलिटी इसका ज्यादा है ना, लेकिन ये मोर एसिडिक है। ठीक है, ये मोर एसिडिक हो चुका है। इसका क्या भाई, ये लेस एसिडिक हो चुका है ना। इसका मतलब कि लेस एसिडिक मींस इट इज मोर एसिडिक। यू हैव टू concentrate on any one of this. Okay, sorry, I think it
यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन आइदर विद द एसिडिटी और विद द बेसिक, ठीक है। दोनों दोनों करके ना कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन नॉर्मली हम एसिडिटी चेक कर लेंगे पहले, ठीक है। कॉन्सेंट्रेट ऑन कौन सा है, कॉन्सेंट्रेट किसके ऊपर, एसिडिटी के ऊपर, ठीक है। पहले एसिडिटी चेक कर लेंगे, उसके बाद ऑर्डर को रिवर्स कर लेंगे, ठीक है। पहले एसिडिटी चेक कर लेंगे, उसके बाद ऑर्डर को रिवर्स कर लेंगे, ठीक है भाई। चलो ठीक है, हमारा ऑप्शन कौन सा आ गया था, हमारा ऑप्शन आ गया था ऑप्शन सी है, ठीक है भाई। चले हम 27 के ऊपर आ जाना, 27 के ऊपर, which of the following compounds will have a largest lambda maximum, lambda max। भाई हमने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा है ना, लूमो होमो गैप से मैं एक क्वेश्चन दिखाया था आप लोग को, है ना। कौन सा था भाई, देखो मिल गया तो हम चेक कर लेंगे एक बार। हाँ भाई देखो कहाँ पे है, कुछ मिल दिख रहा है आपको। हाँ भाई नहीं मिला है, मैं आपको एक बार मैं बोल देता हूँ दोबारा, ठीक है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई नहीं था वो, बस ऑर्बिटल था, है ना। देखो पहले क्वेश्चन देख लो दोबारा, क्या था, लैम्डा मैक्स किसका ज्यादा है ना। लैम्डा मैक्स किसका ज्यादा, लैम्डा मैक्स मतलब क्या भाई, लैम्डा मैक्स मतलब कि वेवलेंथ है ना, मतलब कि वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ होता है। और क्या है, एनर्जी मतलब एनर्जी है, ये एनर्जी होता है ना। पहले देखो कहां पे क्या क्या रीजन होता है, पहले कॉन्जुगेशन। अब देखो कहां पे ज्यादा कॉन्जुगेशन होता है ना, वहां पे लैम्डा मैक्सिमम ज्यादा है ना। कॉन्जुगेशन ज्यादा, कॉन्जुगेशन कहां पे, वहां पे लैम्डा मैक्सिमम ज्यादा है। क्यों भाई, रीजन क्या है इसके ऊपर, रीजन है, देखो रीजन मैं दिखाता हूं। पहले डबल बॉन्ड का ऑर्बिटल डायग्राम देख लो, एनर्जी था, डबल बॉन्ड का ऑर्बिटल डायग्राम क्या था, ऊपर होता था लूमो, नीचे आ रहा था ओमो, है ना। और तीसरा डाइन का, डाइन मतलब कि चार, डाइन का देख लो, डाइन में कितना ऑर्बिटल आता था, डाइन में आता है, ये एक्चुअली रिप्रेजेंट कर लेंगे साई वन, इसको साई टू है, इसको साई वन है। अब इसमें कितना साई होता है, इसमें साई वन, साई टू, साई थ्री, साई फोर, मतलब चार ऑर्बिटल आता है। कितना भाई, चार ऑर्बिटल होता है, चार ऑर्बिटल, है ना भाई। देखो चार ऑर्बिटल है, मतलब कि इसमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग कर लो, साई वन में दो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, और साई वन में दो पाई इलेक्ट्रॉन है, और साई टू में दो पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि इस पे बीच में देखो साई लूमो और ओमो, इसका होमो होता है, इसका लूमो होता है, ठीक है। इस दोनों को गैप देखो कितना है भाई, इस दोनों को गैप है मोर, डेल्टा एनर्जी, डिफरेंस एनर्जी गैप, ठीक है। हम इसको डिफरेंस इन एनर्जी गैप बोलेंगे। इसका गैप देखो, इसका डिफरेंस इन एनर्जी गैप देखो, डेल्टा ई गैप, है ना। इसका डेल्टा ई गैप देखो, किसका ज्यादा है भाई डिफरेंस, इसका एनर्जी डिफरेंस, डिफरेंस एनर्जी डिफरेंस गैप है ज्यादा है, इसका एनर्जी डिफरेंस गैप है कितना भाई, कम है। मतलब कि इसमें ज्यादा कॉन्जुगेशन है ना, कितना कॉन्जुगेशन है भाई, इसमें एक ही बॉन्ड था, एक वन पाई बॉन्ड है, इसमें कितना है, इसमें टू पाई बॉन्ड है। इसका मतलब कि डाइहीन पे, डाइहीन में क्या है, कॉन्जुगेशन ज्यादा है, डाइईन में कॉन्जुगेशन कितना है भाई, डाइईन में कॉन्जुगेशन ज्यादा है। I think you are all getting right. See, in dienes, conjugation is more. So if there is more conjugation, the homo-lumo gap is very less. Very less gap of homo and lumo. है ना? If the gap between a homo and lumo is very less, means that energy is less, then lambda maximum will be greater. We know that, right?
देखो भाई, हमको ये पता था नॉर्मली क्या होता है, हाँ हमको पता है एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, है ना। एनर्जी क्या है भाई, एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा मैक्स, मतलब कि एनर्जी ज्यादा हो गया तो लैम्डा मैक्स कम होता है, लेकिन इसका एनर्जी क्या है, इसका एनर्जी ज्यादा है, मतलब कि लैम्डा मैक्स इसका बहुत कम है, इसका लैम्डा मैक्स बहुत ज्यादा है। बस भाई देखो, मतलब कि कॉन्जुगेशन कहाँ पे आता है ना, वहां पे लैम्डा मैक्सिमम ज्यादा है, क्योंकि क्या था थियरी, थियरी था यही है, क्या भाई थियरी, यही है थियरी हमारा, क्या भाई थियरी यही है, ठीक है। हाँ भाई थियरी यही है, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है हमारा थियरी, ठीक है भाई। बस देखो अब आ जाओ, अब हमारे ऑप्शन पे ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, ऑप्शन में क्या पूछ रहा है, ऑप्शन में देखो इसमें कॉन्जुगेशन है क्या, नहीं भाई, ऑल्टरनेट डबल एंड ट्रिपल, डबल एंड सिंगल बॉन्ड नहीं है, लेकिन इधर डबल बॉन्ड आना चाहिए था, लेकिन डबल बॉन्ड इधर है, यही गलत है। देखो इसमें क्या है, इसमें भी सेम ही है, डबल बॉन्ड तो नहीं है इसमें, डबल बॉन्ड है लेकिन कॉन्जुगेशन में नहीं है, नो कॉन्जुगेशन। इसमें कॉन्जुगेशन है क्या, हाँ भाई ये तो बढ़िया कॉन्जुगेशन चल रहा है इसमें, देखो डबल बॉन्ड है, इधर चल सकता है, इधर चल सकता है ना। भाई देखो, समझ रहे हो आपको, हाँ भाई देख इतना सिंपल है, मतलब कि इसमें कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन है मतलब कि ज्यादा कॉन्जुगेशन है, मतलब कि इसका एनर्जी गैप बहुत कम होता है, एनर्जी गैप बहुत कम हो गया तो लार्जेस्ट लैम्डा मैक्सिमम आता है, इसका तो नहीं है, इसका तो नॉर्मल एनर्जी गैप ज्यादा है, मोर एनर्जी गैप, मोर एनर्जी गैप, सो लेस लैम्डा मैक्स, ठीक है भाई। हाँ बस सिंपल है, आसान तरीका है इसके, देखो ऐसे ही करना है, इसके अलावा कोई, मतलब आपको नॉर्मली कोई फॉर्मूला हो कुछ नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, क्या भाई, ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर डायग्राम है, ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर डायग्राम में क्या भाई, उसमें हम ये देखना था, क्या था, हमने ये देखना है उसमें क्या चल रहा है, उसमें डिफरेंस ऑफ एनर्जी गैप ज्यादा है, किस पे, सिंगल डबल डबल बॉन्ड के, डबल बॉन्ड के, और टू डबल बॉन्ड के पास एनर्जी गैप और डिक्रीज हो रहा है, और ट्रिपल बॉन्ड के और तीन डबल बॉन्ड के साथ पूरा एनर्जी गैप कम हो रहा है, मतलब कि कहाँ पे ट्रिपल, मतलब 3 टाइम्स डबल बॉन्ड होता है ना, उसका एनर्जी गैप बहुत कम होता है, उसका लैम्डा मैक्स बहुत हाई होता है भाई, सिंपल सिंपल थिंग है, ठीक है। देखो भाई, हमारा आंसर अभी क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी होना चाहिए, क्या भाई, ऑप्शन सी है, ठीक है। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जा, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, भाई इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन मतलब कि इलेक्ट्रोफाइल, कोई रिचनेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे होता है ना, वहां पे आके अटैक कर लेता है, वेयर देर इज अ मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, देयर द इलेक्ट्रोफाइल कम्स एंड अटैक ऑन दैट, ओके। कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, वहां पे उसका रिएक्शन कुछ चेंजेस हो सकता है, कुछ ऑल्टर हो सकता है, कुछ स्लो हो सकता है, और कुछ कोई भी दिक्कत आ सकता है, लेकिन कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, वहां पे इलेक्ट्रोफाइल आके जल्दी अटैक कर लेता है, क्योंकि हमको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डेंसिटी चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए, क्यों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए, क्योंकि हमको पता है इलेक्ट्रोफाइल क्या है भाई, ये तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, क्या भाई, ये तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, ठीक है। ओहो, क्या भाई, हमको पता था इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे है, वहां पे इलेक्ट्रोफाइल फास्ट अटैक कर लेता है, क्या अटैक करेगा, फास्ट अटैक करेगा। अभी देखो, अभी हमारे पास कौन सा है, फ्यूरॉन है, और थायोफिन है, और पायरॉल है, और बेंजीन है, उस चारों स्ट्रक्चर को एक बार हम लिख लेंगे, हमको आसान आसान तरीका से हमको पता चल जाता है इसमें कौन सा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है इसमें। देखो भाई, उसको स्ट्रक्चर भी लिख लेंगे इधर, है ना, देखो उसका स्ट्रक्चर लिख लेंगे, कौन सा आता है, कौन सा नहीं आता है ना। देखो पहले हम लिख लेंगे किसका है, पायरॉल का,
ये पायरोल है, ये कौन सा भाई, फ्यूरॉन है, सॉरी ये कौन सा है, ये थायोफीन है, और ये कौन सा है, दूसरा था बेंजीन था। ठीक है, अब देखो भाई, सभी के पास इलेक्ट्रॉन्स है, सभी के पास पाई बॉन्ड्स है, मतलब कि पाई बॉन्ड होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इसमें। लेकिन हमारा कैरेक्टर किसके ऊपर डिपेंड होता है, हमारा कैरेक्टर डिपेंड होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। कहीं से भाई, हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कब से शुरू किया पढ़ने के लिए, हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 11th स्टैंडर्ड से पढ़ाई शुरू किया ना, 11th स्टैंडर्ड से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। हाँ देखो, अभी भी यूज हो रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या काम है भाई, देखो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, नाइट्रोजन एज अ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर टू व्हाट, कंपेयर टू ऑक्सीजन है। ठीक है, इसका मतलब कि पाइरोल के पास, मतलब कि पाइरोल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, कम है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, इसको भी और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, ये दोनों सेम ग्रुप का है ना, सेम ग्रुप का है। को पता है, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है ना। हाँ देखो, अब इलेक्ट्रोनेगेटिव से इसको क्या लेना देना भाई, हाँ लेना देना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब कि देखो ऑक्सीजन के साथ इलेक्ट्रॉन के, ऑक्सीजन एज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर, राइट, when the electrophile approaches, it needs some electron density site, right, it needs some electron density site. When the oxygen is more electronegative, what does it do, it attract electron towards itself, it attract electron towards itself and make this as a electron deficient, and make this site as a electron deficient site. क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट साइट बनाता है। लेकिन नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, लेकिन ज्यादा नहीं है, मतलब कि इसको कुछ तो मिल जाता है, इसको कुछ इलेक्ट्रोनिसिटी है ना, आराम से अटैक कर सकता है इलेक्ट्रोफाइल। समझ रहे हो, मतलब कि नॉर्मली ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो व्हाट डज इट डू, इट डज नॉट लीव द इलेक्ट्रॉन्स इजीली फ्लो थ्रू द रिंग, so oxygen just attract electron towards itself and makes a ring somewhat, not more, somewhat electron deficient. But nitrogen is not more electronegative than oxygen, so nitrogen does not attract more, it attract some at some extent and makes a ring at least more electron rich compared to oxygen. Okay, so it means that nitrogen is a more nucleophilic than a oxygen, means it has a good electron density, right, oxygen has a more, sorry, nitrogen has a more electron density. Okay, अब आजा इस दोनों के ऊपर। अब देखो, कंपेयर टू ऑक्सीजन एंड सल्फर, कंपेयर टू ऑक्सीजन एंड सल्फर किसका सही ज्यादा है, देखो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में हम नहीं बोल सकते, क्योंकि ऑक्सीजन एंड सल्फर दोनों सेम ही ग्रुप है ना, कुछ नॉर्मल डिफरेंस आ सकता है ऑक्सीजन और सल्फर के ऊपर। लेकिन देखो, अभी इस दोनों के बीच में है ना, हमारा फेवरिंग कैरेक्टर आता है साइज का, साइज आता है, क्योंकि सल्फर का साइज ज्यादा है। सल्फर के पास क्या है भाई, सल्फर के पास साइज ज्यादा है, इसलिए क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स इजीली अवेलेबल नहीं है, क्योंकि साइज तो बड़ा है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इजीली अवेलेबल, मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज नॉट इजीली अवेलेबल, सो इसका क्या होता है, इसका लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबिलिटी है। ठीक है, अब देखो, हमको पता है बेंजीन तो काम ही नहीं करता है, बेंजीन तो ऐसे बैठता है, इसका पूरा कम है, लीस्ट। ठीक है, ओके, चलो अभी यही ऑर्डर है, मतलब कि पहले पाइरोल रिंग है, पहले ऑर्डर कैसे भाई, पहले पाइरोल का ज्यादा है, पाइरोल, नेक्स्ट होता है फ्यूरॉन, नेक्स्ट होता है थायोफीन, और नेक्स्ट आता है बेंजीन, है ना भाई। देखो क्या था, ये था पाइरोल, ठीक है, ये था फ्यूरॉन,
ए था थायोफीन और ए था बेंजीन। ठीक है भाई, क्या था इस चारों? हाँ, ये चारों में देखो बस हमारा आंसर था ए वाला है। समझ रहे आपको? भाई सिंपल तरीका है, इसमें कुछ नहीं है। नॉर्मली नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इजीली दे सकता है, मतलब इस ए इलेक्ट्रॉन रिच हो सकता है, इट इज न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर। लेकिन ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन्स को छीन लेता है, रिंग के अंदर घूमने के लिए नहीं देता है, ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए उसको डिफिशिएंट हो गया, कम, थोड़ा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कम है कंपेयर टू नाइट्रोजन। और सल्फर क्या था? सल्फर का तो बड़ा साइज है, आपको पता ही होगा। बड़ा साइज में क्या होता है भाई? बड़ा साइज में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा अवेलेबल, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है लेकिन अवेलेबल नहीं होता है, क्योंकि बड़ा साइज में आपको इजीली अवेलेबल नहीं होता है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब देखो बेंजीन है, बेंजीन को छोड़ो तो लीस्ट है। ठीक है, अब देखो हमारा आंसर होना चाहिए पाइरोल, फ्यूरान, थायोफीन और बेंजीन। देखो भाई कहां पे है? हाँ भाई देखो कहां पे आ रहा है? हाँ आ रहा है, देखो पाइरोल है, फ्यूरॉन है, थायोफीन, बेंजीन है। ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी है हमारा राइट आंसर। ठीक है भाई, बस देखो इतना आसान है ना। अब चले हम 29 के ऊपर, 29 क्वेश्चन। क्या क्या बोल रहे? 29 क्वेश्चन, 29 बोल रहे कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एरोमेटिक। हमको नॉर्मली सब कुछ देखो, सब में लिए एरोमेटिक, एरोमेटिक कैरेक्टर आ चुका है ना, उसमें तीन ही रूल्स देखना है, तीन ही रूल्स। पहला वाला तो 4n+2 अकेल रूल है, अकेल रूल। एंड इन अ सेकंड ऑप्शन, इन व्हाट अ सेकंड, इट शुड बी प्लेनर, planar system. And third was there should be a conjugation system, conjugated system. ठीक है, देखो कॉन्जुगेट किस किस में है? कॉन्जुगेटेड है ना। देखो भाई क्या था, इतना तीन रूल को फॉलो करना होना चाहिए, है ना। फॉलो होने के बाद हमको पता चल जाता है एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक और ओमो एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। देखो चार ऑप्शन है हमारे लिए, है ना। देखो अभी देखो इसके क्या है भाई, इसको देखो कितना पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। कैसे भाई? डबल बॉन्ड के पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है और इस डबल बॉन्ड के पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब कि टोटल कितना हो गया? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गया। ठीक है, अब इसके पास कितना है? अब इसके पास कितना भाई? इसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना। इसके पास है 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स और इसके पास देखो भाई, इसके पास है 4, कितना भाई, कितना है? 6 नहीं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और इसको देखो कितना पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इस रिंग को देखो पहले, इस रिंग का 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है और इस रिंग को देखो, इस रिंग के पास भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। कैसे भाई? हाँ आपको पता है नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो दिस वन इलेक्ट्रॉन एंड हियर वन इलेक्ट्रॉन, टोटली 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। So in option D we have 6 pi electrons, 6 pi electrons. So according to Huckel's rule, we know that if n is equal to 0, how many pi electrons? 2 pi electrons. According to किसमें? According to Huckel's rule पे, 4n+2 rule, है ना? If n is equal to 1, it will be 6 pi electrons. If n is equal to 2, it will be 10 pi electrons. Okay, अब see here. In 4, this is 4 pi electron. No, it is not aromatic because it is not following the Huckel's rule. Then it is aromatic. 2 pi electrons. No, see we are left on point. This is negative charge. Yeah, so it is. This is also 4 pi electron. Sorry, this is also 4 pi electron. Yeah, 4 pi electron. अब चले 6 सी, सी पे क्या है? सी पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन हमारे पास एक है, एक कौन सा है? sp3 है। एक कौन सा भाई? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ना। ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसलिए ये बन जाता है होमो एरोमेटिक। होमो एरोमेटिक, ये नॉर्मल एरोमेटिक नहीं है, होमो एरोमेटिक है। हमने स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखा है, किसके ज्यादा स्टेबल है? हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखा है, पहला कौन सा था? पहला ऑर्डर था नॉर्मली एरोमेटिक था, उसका ज्यादा स्टेबिलिटी है। भाई हर पेपर में
एक ही तो चीज आता है ना, सेम ही चीज है, एटलीस्ट तो मैक्सिमम 50% रिपीटेटिव होता है भाई, कॉन्सेप्ट तो सेम ही हो, मतलब कॉन्सेप्ट उस रिलेटेड पे कुछ तो रिपीट होना ही चाहिए। देख एरोमेटिक हो गया, और दूसरा था ओम एरोमेटिक है, अभी भी पढ़ा है ना, ओम एरोमेटिक वो वाला पार्ट है। और तीसरा था कौन सा है, नॉन एरोमेटिक है। और लास्ट वन होता है ना, ये एंटी एरोमेटिक है, ये लीस्ट स्टेबल है। ठीक है भाई, देखो ये होता है हमारा ऑर्डर है, किसका ऑर्डर है, स्टेबिलिटी ऑर्डर है। ठीक है, अब देखो अभी इसका कौन सा है, होम एरोमेटिक है, ये किसका है, ये 6 पे इलेक्ट्रॉन दोनों रिंग पे, फ्यूज्ड रिंग पे दोनों का 6 पे इलेक्ट्रॉन एंड 6 पे इलेक्ट्रॉन, मतलब कि अकल्स रूल को फॉलो कर रहा है, मतलब कि ये एरोमेटिक बन चुका है, एरोमेटिक। भाई ये कौन सा स्ट्रक्चर है भाई, हाँ ये अजुलिन का स्ट्रक्चर है। कौन सा स्ट्रक्चर है भाई, ये अजुलिन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अजुलिन, अजुलिन का स्ट्रक्चर, ठीक है, ये एरोमेटिक है। ठीक है, एरोमेटिक मतलब कि मोर स्टेबल है। ओके गाइस, अब देखो एरोमेटिक बन गया, सो हमारा ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, हमारा ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन डी है। ठीक है भाई, हो गया हमारा ऑप्शन, और हमको 29 ऑप्शन मिल गया, कौन सा है, ऑप्शन डी है। चले, हम हमारा 29 को खत्म कर दिया, अब चलेंगे हम 30 के ऊपर, 39 के 30 के ऊपर। भाई 30 क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं भाई, देखो 30 क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। इथाइलिन मॉलिक्यूल है, इथाइलिन सिंपल मॉलिक्यूल है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, मॉलिक्यूल मे बी जॉइंड टुगेदर in a large number to form a polymer, which of the following best describe the process। भाई नॉर्मली देखो, इसके लिए हम नॉर्मली ये देखना है, एडिशन रिएक्शन कहां पे एडिशन होता है ना, वो हमारा टी का आंसर है। ठीक है, कहां पे एडिशन होता है वो हमारा टी का आंसर है। ठीक है, क्योंकि हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या है, कुछ तो ऐड करना है और कुछ तो एलिमिनेट करना है। ठीक है, मतलब कि डबल बॉन्ड के बीच में कुछ तो सब्स्टिट्यूट करना है और कुछ तो निकालना है, ऐसे होता है ना। लेकिन एडिशन रिएक्शन में डबल बॉन्ड को हम क्या करते हैं, हम डबल बॉन्ड को अच्छे से ज्वाइन ज्वाइन करके करके क्या होता है, पॉलीमर मॉलिक्यूल बन सकता है। देखो अभी एडिशन रिएक्शन कहां पे नहीं है ना, वो वाला गलत है, एडिशन रिएक्शन इसमें भी है। ठीक है भाई, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो सकता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये भी हो सकता है, फ्री रेडिकल एडिशन वो भी हो सकता है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैटलिस्ट में ऑक्सीजन नहीं हो सकता है, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। अब देखो ये तीन चीज में देखो क्या हो सकता है, लेकिन हमको मैकेनिज्म पता है, कौन सा मैकेनिज्म, हमने फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पढ़ चुका है ना, इनिशिएशन, प्रोपगेशन, चेन फॉर्मेशन। भाई फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ने हमको, फ्री रेडिकल में हमको पता था इनिशिएशन, है ना, सेकेंड था प्रोपगेशन, चेन फॉर्मेशन। देखो इनिशिएशन हो गया, प्रोपगेशन हो गया, चेन फॉर्मेशन हो गया, मतलब कि हमारे पास ये तीन प्रोसेस काम कर रहा है पॉलीमर फॉर्म करने के लिए, मतलब कि कहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, वो वाला हमारा आंसर है। फ्री रेडिकल कहाँ है भाई, एडिशन रिएक्शन इन्वॉल्विंग अ फ्री रेडिकल। देखो सिंपल है, अरे देख हमको हमने पढ़ा है ना, फ्री रेडिकल क्या पढ़ा था, इनिशिएशन होता है, प्रोपगेशन होता है और चेन फॉर्म होता है, मतलब रेडिकल रेडिकल फॉर्म करके क्या बन रहा है, बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल बन रहा है, बड़ा बड़ा पॉलीमर्स बन रहा है। इसका मतलब कि हमको पता था पहली ये क्या है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आ सकता है, लेकिन हमने दिमाग यूज नहीं किया, है ना। वो है, हम दिमाग यूज करना होता है, वी हैव टू यूज अवर माइंड एंड टू थिंक मोर दैट विच विल बी मोर सुटेबल। Okay, see, this is very easy that we have already studied. We all know this concept, right? What is initiation, what is propagation and all. But we don't know this application. Where does this application comes? This application comes in a formation of a polymers, right? I have told you before studying any topic, just find its application so that you will get something like you'll get enthusiasm to study that topic, because like
if you're having any interest on some other topics, some other thing like application things, so that on concentrating that you can study this. Okay, see, okay, I just give this reaction. Okay, I just show the reaction how the ethene molecules will react here. Okay, I'll show you here. देखो इधर पहले क्या था, पहले बेंजोइल पेरोक्साइड आता है, क्योंकि बेंजोइल पेरोक्साइड से वजह से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, बेंजोइल पेरोक्साइड कैसे होता है भाई, देखो बेंजोइल पेरोक्साइड होता है, ठीक है, ये बेंजोइल पेरोक्साइड था, इसमें क्या होता है, चेन ब्रेकिंग होता है, रेडिकल सॉरी रेडिकल है, क्या हो गया, C6H5 रेडिकल प्लस O2 रेडिकल हो गया। हाँ, अब ऐसे कोई एक रेडिकल फॉर्म हो गया ना, प्रोपगेशन मतलब कि इनिशिएशन शुरू करता है, सॉरी प्रोपग इनिशिएशन शुरू करता है, इनिशिएशन मतलब कि कोई एक रेडिकल बन गया, वो ऐसे नॉर्मल नहीं बैठता है, उसको भी कुछ जुगाड़ करना होता है इसको, है ना। देखो C6H5 है ना, पहले तो ये देखो क्या था, C6H5 किसके ऊपर डिपेंड होता है, C6H5 रेडिकल मिल गया है ना था, CH2 डबल बॉन्ड CH2 मिल गया, तो क्या करता है, अब भी इसको भी बॉन्ड ब्रेकिंग कर लेता है, रेडिकल बन चुका है। अब इसका रेडिकल बन गया मतलब क्या है, मतलब कि CH2 है और ए दोनों बॉन्ड बनता है, ए रेडिकल दोनों बॉन्ड बन लेता है। C6H5 एक बॉन्ड बन गया, रेडिकल दोनों, मतलब दिस एंड दिस, ओके, CH2 and this radical is there, so even this does not be quite right, even this doesn't be quite, even this have to do some work. So what does it do, it just react with a one more thing, just react with a one more Italian compound. So what happens, this radical and this radical make a bond and forms a one more big compound, C6H5 CH2 CH2 CH2, देख सी अरे सिंह या देखो ऐसे बन जाता है, मतलब ऐसे ऐसे बना के बड़ा वाला पॉलीमर फॉर्म करता है, पॉलीमर, और लास्ट स्टेप में ये ब्रेक होता है, ये ब्रेक हो जाता है, मतलब कि इसका जनरल रिएक्शन क्या होता है भाई, इसका जनरल रिएक्शन होता है नॉर्मली, इसका जनरल रिएक्शन होता है N CH2 डबल बॉन्ड CH2 बेंजोइल पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 10 टाइम्स, बस देखो पॉलीमर है हमारा, एक काली इथाइलिन था, इथाइलिन मॉलिक्यूल है ना, देखो बस समझ रहे आपको, ये होता है नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है भाई, बस देखो इतना सिंपल है, हमको नॉर्मल चीज देखना है क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है ना, इसके बाद हमको पता चल जाता है कौन सा रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन नहीं है। ठीक है, देखो भाई अब हम चलेंगे किसके ऊपर, हाँ हमारा आंसर हम तो पहले ही बोल चुका था, एडिशन रिएक्शन इन्वॉल्विंग अ फ्री रेडिकल, है ना, क्या था, एडिशन रिएक्शन इन्वॉल्विंग अ फ्री रेडिकल। देखो चले हम ये भी काम कर लेंगे, किसका है 31st का आयुपैक नॉमिनेशन कर लेंगे, आयुपैक, बस हम आयुपैक नॉमिनेशन खत्म करके ये सेक्शन एंड कर लेंगे, और अगले सेक्शन में हम 32 से शुरू कर लेंगे। ठीक है, 32 से शुरू कर लेंगे, कहाँ पे, अगले सेक्शन में। ठीक है, पहले इसको नॉमिनल देख लेंगे भाई, इधर ही देख लेंगे, नॉमिनल बचपन से पढ़ रहा है हम, है ना। देखो लेबलिंग करो, लार्जर चेन को लेबल करना है पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस इज अ लार्जर चेन राइट। सो कहां पे ऑक्टेन, ऑक्टेन कहां पे भाई, ऑक्टेन इधर है, ऑक्टेन इधर भी है, हाँ इधर हेप्टेन है, ये गलत है, ये गलत है ना।
हमको ऑक्टेन चेन चाहिए, एप्टेन चेन नहीं है। ठीक है, अब देखो सब्स्टिट्यूशन कहां पे है भाई? सब्स्टिट्यूशन है 2 मिथाइल और 4 इथाइल और 7, मतलब कि 2,7 डाइमिथाइल। हाँ ना भाई, 2,7 डाइमिथाइल और 2,7 डाइमिथाइल और 4 इथाइल, 4 इथाइल ऑक्टेन। बस ये हमारा नॉमेनक्लेचर। बस भाई कितना आसान क्वेश्चन दिया है ना। देखो नॉर्मल इसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन नहीं है, मतलब सब्स्टिट्यूशन मतलब कि कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, कोई कुछ और ज्यादा फंक्शनल ग्रुप का ये भी दिक्कत ही नहीं है। हमको नॉर्मली लॉन्ग चेन देखना है, कौन सा सब्स्टिट्यूशन है ये देखना है बस। कोई भाई सेकंड ग्रुप में कौन क्या था? CH3 था। इसमें क्या था? C2H5 है और इसमें क्या था? CH3 है। सेवेंथ ग्रुप और सेकंड ग्रुप पे 2,7 डाइमिथाइल, क्योंकि 2 है डाइमिथाइल है। और फोर्थ में क्या था? फोर्थ में इथाइल है। ठीक है, 4 इथाइल ऑक्टेन। हमको एक डाउट आता है ना, इसको क्यों फर्स्ट लिखा है ना? इसको क्यों फर्स्ट लिखा है? डाइमिथाइल क्यों फर्स्ट लिखा है? क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे हमको पहले डी आता है, बाद में ई आता है ना, इसलिए हमको ए वाला फॉलो करना है ना। देख कहां पे इसमें क्या डाउट है? 5 इथाइल है। नहीं भाई, हमारा दिख रहा है ना आपको, 4th प्लेस में इथाइल है। हाँ ये है। ठीक है, बस देखो मिल गया हमारा आंसर। भाई कितना आसान तरीका है ना भाई। और कौन सा तरीका चाहिए आपको? इतना आसान है, आराम से कर सकते हैं, है ना। बस देखो भाई, चले अब हम चले कल, कल कर लेंगे। ठीक है भाई, देखो अब हमने 31st क्वेश्चन तक पढ़ा है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन सॉल्विंग लेंथी हो रहा है, लेकिन हम कॉन्सेप्ट को इन डेप्थ पढ़ रहा है। वी आर लर्निंग एवरी कॉन्सेप्ट इन डेप्थ, okay, so that you can, it's not necessary like you are getting some revision by this, okay. If you are not going through your books or anything, if you are going this model question paper, so what happens? You are getting some revision. See what revision do you got today? Today you got the revision of IUPAC nomenclature, and you got a revision of a free radical mechanism, and you got a revision of aromaticity, and then electron density, and then the lambda max. ये कौन सा लैम्डा मैक्स था? हाँ भाई, हाँ ये लैम्डा मैक्स था, कॉन्जुगेशन था, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना। बस अब देखो इतना इतना जानकारी हमको मिल रहा है ना। चले ठीक है भाई, अब पूरा वीडियो देख लो, आराम से पढ़ लो। हम पूरा इंडेप्थ में पढ़ रहे हैं, हम कहीं पे गलत गलत कॉन्सेप्ट नहीं बोल रहे हैं, हम ठीक कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं। अच्छे से ध्यान रखो कैसे कैसे कॉन्सेप्ट यूज करना है। ठीक है भाई, ठीक है। Thank you, student. Thank you, one and all. Keep learning and keep watching. Have a nice day.